जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश लोधी माँ भारती अकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। भौतिक जगत जो कि आपके 11th के फिजिक्स का पहला चैप्टर है, उसका आज हम लोग दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग भौतिकी के कार्यक्षेत्र, भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज में संबंध तथा कुछ वैज्ञानिकों के भौतिकी में योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं आगे भौतिकी का कार्यक्षेत्र क्या है। भौतिकी कि कार्यक्षेत्र में अगर हम लोग कुछ भौतिक राशियों की बात करें, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा, वेग, तो ये कुछ भौतिक राशि हैं। इनका जो परिसर है काफ़ी विशाल, इनका रेंज काफ़ी विशाल है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि लंबाई को लेकर अगर मैं बात करता हूँ, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन से संबंधित जितनी भी परिघटनाएँ होती हैं, इन सभी की दूरी का जब हम लोग मेज़रमेंट करते हैं, जब मापन करते हैं, तो वो लगभग हम लोग को 10⁻⁻14 मीटर या इससे छोटी भी प्राप्त होती है। और इसी तरह दूसरा अगर बात किया जाए कि संपूर्ण विश्व या मंदाकिनियों की, आकाशगंगा की लंबाइयों की बात किया जाए, तो वो 10⁻26 मीटर प्राप्त होती है। तो देखो यहाँ पे हम लोग छोटी से छोटी 10⁻14 मीटर या इससे छोटी दूरियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लोग अगर बहुत बड़ी राशियों की बात करें तो 10⁻26 जो पूरे विश्व का विस्तार है वो 10⁻26 मीटर है। अगर मैं आपको बात करूं दोस्तों कि 1 किलोमीटर में एक के बाद कितना लगता है, 3 शून्य लगता है। 1 किलोमीटर में एक के बाद 3 शून्य लगता है, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, या इसको बोलेंगे कि 10⁻3 मीटर बोलेंगे। अगर मैं 1 लाख किलोमीटर की बात करूँ तो 1 लाख किलोमीटर में 8, एक के बाद यहाँ पर 8 शून्य लगते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 लाख किलोमीटर। तो सोचो अगर एक के बाद मैं 26 शून्य लगा दूँ तो आप उस लंबाई की परिकल्पना भी नहीं कर पाएंगे, है ना। उस लंबाई की आप क्या कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से देखो, छोटे से छोटे हम लोग 10⁻14 मीटर के बारे में भी चर्चा करते हैं और 10⁻26 मीटर के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि यहाँ पर हम लोग विस्तार कितना है, तो 10⁻40 मीटर के विस्तृत क्षेत्रफल, विस्तृत दूरियों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से संबंधित जो परिघटनाएं हैं उनकी अगर दूरियों की बात करें, लंबाइयों की, तो वो कितनी होती है, 10⁻14 मीटर। और संपूर्ण विश्व की अगर विस्तार की बात करें तो वो कितना होता है, 10⁻26 मीटर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 10⁻40 मीटर, मतलब एक के बाद 40 अगर शून्य लगा दें तो इतने हम लोग परिसर के बारे में, लंबाई के परिसर के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और ये बहुत सटीक रहता है दोस्तों। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये हम लोग का पृथ्वी है और ये दूसरा ग्रह है मंगल। हमने क्या किया, कुछ विधियों द्वारा, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा अगले चैप्टर में। अगर हम लोग को पृथ्वी से मंगल के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो हमने क्या किया, एक लंबन विधि होता है, उस विधि द्वारा हमने जाना कि पृथ्वी से आखिर मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी होती है, और ये बहुत सटीक भी थी। तभी इसका प्रमाण ये है दोस्तों कि हमने कुछ समय पहले हमारे जो महान भारतीय वैज्ञानिक हैं उन्होंने यहाँ से क्या किया, पृथ्वी से एक मंगलयान मंगल ग्रह की ओर भेजा, और उन्होंने ये भी बता दिया था कि वो मंगलयान उस मंगल ग्रह पर कितने घंटे में, कितने मिनट में और कितने सेकंड में जाकर वो मंगल ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाली। तो ये होती है फिजिक्स की खूबी, फिजिक्स की क्वालिटी। आखिर हम लोग छोटी से छोटी राशियों को भी पढ़ते हैं और बड़ी से बड़ी विशाल राशियों को भी पढ़ते हैं, इसीलिए इन सभी भौतिक राशियों का जो परिसर है काफ़ी विशाल है। अच्छा, ये तो हम लोग जैसे लंबाई की बात करते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान का, द्रव्यमान में जैसे हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो लगभग 10⁻30 किलोग्राम की रेंज का होती है ना। इस कोटि का होता है 10⁻30 कोटि किलोग्राम का होता है। अच्छा, अगर मैं संपूर्ण विश्व के अगर द्रव्यमान की बात करूं, ये संपूर्ण विश्व का द्रव्यमान है, तो वो कितना होता है, लगभग 10⁻55 किलोग्राम के आसपास होता है ये। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर छोटी से छोटी राशि हमने कितना देखा, 10⁻30 किलोग्राम, किसका, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और विश्व का अगर द्रव्यमान देखा जाए तो वो कितना है, 10⁻55 किलोग्राम। अगर मैं आपको बताऊं कि 1 क्विंटल में जैसे बात करते हैं, 1 क्विंटल में एक के बाद कितना शून्य आता है, 2 शून्य आता है, मतलब 100 किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम अगर लिखते हैं तो एक के बाद हम लोग 2 शून्य लगाते हैं। 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम की बात करूं तो एक के बाद हम लोग 3 शून्य लगाते हैं। सोचो अगर एक के बाद मैं 55 शून्य लगा दूं तो वो कितना विशाल द्रव्यमान का पिंड होगा,
है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक छोटी सी छोटी 10⁻³ मतलब 1 किलोग्राम का 10⁻³ भाग के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं, और 10⁻55 किलोग्राम द्रव्यमान के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो इस तरह से फिजिक्स में देखा जाए दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर द्रव्यमान में लगभग 10⁻85 किलोग्राम के बारे में, इस विस्तृत परिसर के बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि आखिर बहुत सारी जो भौतिक राशि होती हैं उनका विशाल परिसर कितना है। जैसे कि वेग की अगर बात की जाए तो वेग, प्रकाश का जो चाल है, प्रकाश का चाल हम लोग कितना जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस वेग से क्या होती है, प्रकाश, सूर्य की जो प्रकाश होती है वो ट्रैवल करती है या वो गति करती है। तो ऐसे हमने जाना कि आखिर फिजिक्स में, भौतिकी में अलग अलग भौतिक राशियों का जो परिसर है कैसे काफ़ी विस्तृत है ना, और ये काफ़ी रोमांच भी पैदा करती है। आखिर हम लोग कैसे 10⁻³ किलोग्राम को जज कर पाते हैं और पता कर पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10⁻³ किलोग्राम है, और कैसे पूरे विश्व के द्रव्यमान को हम लोग माप पाते हैं, कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से संबंधित जो परिघटनाएं हैं उनकी लंबाई या 10⁻14 मीटर माप पाते हैं, और कैसे पूरे विश्व का जो विस्तार है 10⁻26 मीटर है, इसको भी हम लोग माप पाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि आखिर भौतिकी की जो एक विस्तार है या विस्तृत जो परिसर है उसको हमने जाना कि आखिर ये कैसे होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आखिर भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज में संबंध क्या है। तो यहाँ पे मैं इसको हल करता हूँ। भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज में बात करते हैं दोस्तों, आखिर भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज में संबंध क्या है। भौतिकी को इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं, प्रौद्योगिकी को टेक्नोलॉजी और समाज को सोसाइटी बोलते हैं। तो इन तीनों में आखिर संबंध क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग आखिर प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं उसको जानते हैं। ये एक इंग्लिश में टेक्नोलॉजी है और ये ग्रीक शब्द टेक्नी से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, किसी कठिन कार्य को किसी तकनीक द्वारा आसान बनाना या सुगम बनाना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन तीनों में संबंध की, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, चिरसम्मत भौतिकी का एक विषय है, वो है हम लोग का ऊष्मागतिकी, है ना। चिरसम्मत भौतिकी का एक विषय हम लोग पढ़े हैं ऊष्मागतिकी पिछले लेक्चर में। ऊष्मागतिकी में हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मागतिकी में हम लोग ऊष्मा इंजन की जो कार्य प्रणाली है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और इसी ऊष्मागतिकी में हम लोग उस ऊष्मा इंजन का जो विकास होता है या उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो ऊष्मागतिकी से संबंधित एक टेक्नोलॉजी है जिसको भाप इंजन कहा जाता है। उस भाप इंजन का आविष्कार 18वीं सदी में हुआ। ये भाप इंजन का जो आविष्कार है फिजिक्स की या भौतिकी की उन चुनिंदा आविष्कारों में से एक है जिन्होंने मानव सभ्यता को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो भाप इंजन जो कि 18वीं सदी में बनी थी, 18वीं सदी की अगर बात करें तो वहाँ पर एक आविष्कार हुआ था जिस टेक्नोलॉजी का नाम था भाप इंजन, ठीक है, भाप इंजन। तो भाप इंजन जो कि यूरोपीय कंट्री में आविष्कार इसका हुआ था, इन्होंने मानव सभ्यता को बहुत प्रभावित किया। और ये किससे संबंधित था, ये फिजिक्स की ऊष्मागतिकी से संबंधित था, है ना। ऊष्मागतिकी में हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा इंजन से संबंधित जो परिघटनाएं होती हैं या जो क्रिया विधि है ऊष्मा इंजन की, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। और ये किससे रिलेटेड थी, हमारी मानव सभ्यता से, क्योंकि इन्होंने इस जो भाप इंजन की टेक्नोलॉजी है उसने मानव सभ्यता को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, है ना। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग आखिर फिजिक्स और प्रौद्योगिकी तथा समाज में संबंध क्या है। तो इस चीज़ से हम लोग आखिर बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि फिजिक्स के कुछ नियमों और सिद्धांतों के माध्यम से हमने कुछ टेक्नोलॉजी ईजाद किया और उस टेक्नोलॉजी का उपयोग मानव सभ्यता के कार्यों जो कठिन हो रहे थे उनको हमने सुगम बनाने का प्रयास किया। तो इस तरह से ऊष्मागतिकी या भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज में संबंध स्थापित होता है। कई बार होती क्या है दोस्तों कि भौतिकी नए नए प्रौद्योगिकी मतलब फिजिक्स जो होती है नए नए टेक्नोलॉजी का ईजाद करती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, बेतार संचार व्यवस्था जिसको वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम कहा जाता है, तो वो वायरलेस कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो फिजिक्स के विद्युत तथा
चुंबकत्व के मूल गुणों को फॉलो करके बनाया गया था। और एक और एग्जांपल की अगर बात करूं तो सिलिकॉन चिप है। पहले पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं आप लोग जानते हो कि काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे और उसके लिए तो एक बड़ा सा रूम भी काफ़ी नहीं होता था। लेकिन सिलिकॉन चिप के आने के बाद उनके आकार में कमी हुई, उनकी गति में वृद्धि हुई। तो इस तरह से सिलिकॉन चिप ने 20वीं सदी की जो अंतिम 3 दशक है उस पर क्रांतिकारी परिवर्तन किए कंप्यूटर के क्षेत्र पर। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें कि फिजिक्स की, तो फिजिक्स की महत्ता एक और क्षेत्र है जहाँ पर बहुत है, वो है आप लोग की नवीन ऊर्जा संसाधनों के विकास में। नवीन ऊर्जा संसाधनों के विकास में क्यों इम्पोर्टेंट है ये हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हम जिस ग्रह में रहते हैं पृथ्वी, उस ग्रह में अभी ऊर्जा संसाधनों का मुख्य स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन है। और एक ना एक दिन इस जीवाश्म ईंधनों को खत्म होना भी है। तो जब ये जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास ऊर्जा संसाधनों के तौर पर विकल्प क्या बचेगा उस बारे में हमको सोचना है। और इस क्षेत्र में फिजिक्स एक अग्रणी भूमिका अदा कर रही है, पहले भी की थी और अभी भी कर रही है और आगे भी करेगी। तो हमें आगे ढूंढना है दोस्तों कि इस जीवाश्म ईंधन का सब्स्टिट्यूट मतलब वैकल्पिक जो ऊर्जा संसाधन है वो आखिर क्या है। और जैसे कि मैं अगर कुछ वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों की बात करूं तो सौर ऊर्जा उसमें से एक प्रमुख है, पवन ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है। तो ये सभी जो ऊर्जा संसाधन के विकल्प हैं, इन सभी क्षेत्र में हमको काफ़ी प्रगति करनी है और इनको विकल्प के तौर पर हमको देखना है, ताकि इन सभी ऊर्जा संसाधनों से हम लोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकें और हमारी जो डेली लाइफ है उसको रन कर पाएँ। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कुछ वैज्ञानिक और उनके योगदान के बारे में। तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो अगर मैं कुछ वैज्ञानिकों के नाम आपको यहाँ पर बताऊँ तो जैसे कि है कुछ वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एक टेबल बनाता हूँ वैज्ञानिक का। ये हम लोग का वैज्ञानिक का नाम है और उसका यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, योगदान देखेंगे कि आखिर योगदान कहें या उसका जो खोज है वो किन चीज़ों को लेकर रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड के बारे में आप लोग जानते हैं, इन्होंने किसका खोज किया था? नाभिक का खोज किया था। ठीक है। चैडविक की अगर बात करूं तो जो चैडविक थे उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन के बारे में हम लोग जानते हैं, जो थॉमसन ने किसी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था इन्होंने, इनका योगदान इलेक्ट्रॉन की खोज में था। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ और वैज्ञानिक, जैसे कि हम लोग की चंद्रशेखर हैं, चंद्रशेखर सर हैं, एस चंद्रशेखर। तो एस चंद्रशेखर ने हम लोग को चंद्रशेखर सीमा के बारे में बताया है। चंद्रशेखर सीमा, इसके बारे में मैं आप लोग को अगले लेक्चर में बताऊंगा कि आखिर ये चंद्रशेखर सीमा क्या होती है। अभी बस इतना समझ लो, ये चंद्रशेखर जो सीमा होती है ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है, अभी तक का द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है, इसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ ही वैज्ञानिक का नाम यहाँ पर लिखा हूँ, उनका योगदान बताया हूँ। आप बुक्स में देखिए और क्या कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, उन्होंने किन किन क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है और उनके खोज क्या कह रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा कि आखिर भौतिकी का कार्य क्षेत्र क्या है, भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज में संबंध क्या है, और कुछ वैज्ञानिक जिनका नाम मैंने यहाँ लिखा है और उनके खोज के बारे में बताया है। आप बुक्स में इनका डिटेल देखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।